हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है, इसकी दो विशेषताएं लिखिए। अब देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? समग्र इकाई, जो समग्र इकाई होती है उनका अध्ययन करते हैं। कोई भी स्पेसिफिक, कोई भी विशिष्ट का हम लोग क्या करते हैं, विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन नहीं करेंगे। यहाँ पर समग्र इकाइयों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे राष्ट्रीय, कुल राष्ट्रीय आय, कुल मांग, कुल पूर्ति, है ना, इन सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन न करके हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल, योग, औसत, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। फिर है आपका समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं में सबसे पहला पॉइंट है आपका विस्तृत विश्लेषण। अब समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, विस्तृत विश्लेषण को सर्वाधिक महत्व देते हैं। जैसे इसमें सरकार की मौद्रिक नीति, राजस्व नीति के सामान्य प्रभावों का अध्ययन किया जाता है तथा इस तथ्य को क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि इन नीतियों का व्यक्ति एवं उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम देखते हैं। तथा सार्वजनिक आय व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा पड़ रहा है या नहीं, ये चीज़ों का अध्ययन करते हैं। फिर यहाँ पे आप एक पॉइंट और बना सकते हैं। यहाँ पे सिंगल पॉइंट दिया, आप इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। ये आएगा आपका सामूहिक हितों पर बल। हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे हम सामूहिक हितों पर सर्वाधिक बल देते हैं। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति की तुलना में हम क्या करते हैं, सामूहिक हितों को महत्व देते हैं। फिर है समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकारों को समझाइए। अब सबसे पहला इसमें है आपका समष्टि आर्थिक स्थितिकी, इसको बोलते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टैटिक्स। ये है आपका, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था की संतुलन कौन से दशा में किया जाता है, ये देखते हैं। फिर इसमें देखते हैं हम कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण इस तत्व का विश्लेषण नहीं करता कि संतुलन की बिंदु किस प्रकार पहुंचती है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अंतिम संतुलन का अध्ययन हम कैसे करेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है वाई बराबर क्या होगा आपका, कुल आय। सी बराबर क्या हो रहा है आपका, कुल उपभोग व्यय। और ये क्या है आपका, विनियोग। जो आई है वो विनियोग है आपका, इन्वेस्टमेंट। सेकंड है आपका तुलनात्मक समष्टि आर्थिक स्थितिकी। अब तुलनात्मक मतलब आप क्या समझते हैं, कंपैरिजन, कॉम्परेटिव, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, कुल आय, कुल रोजगार आदि परिवर्तित होते रहते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के बिंदु में क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो हम इन परिवर्तन हम क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। फिर आपका समष्टि आर्थिक प्रावैगिकी, है ना। आर्थिक विश्लेषण की यह नवीनतम एवं यथार्थ प्रणाली है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक साम्य से दूसरे साम्य तक पहुंचने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। फिर आपका उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतन प्रयोग आवश्यक है। अब देखिए, यहाँ पे जो हमको सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका है, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा निश्चित होती है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था में जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित मात्रा में होते हैं। फिर है संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतन प्रयोग आवश्यक है। अब जो भी हमें संसाधन है उसका पूर्ण एवं कुशलतन प्रयोग करेंगे तभी हम क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा उत्पादन कर सकेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। फिर है उत्पादन की तकनीक। फिर उत्पादन के लिए हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, अर्थव्यवस्था में दी हुई होती है, उसमें से हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमको कौन सा सूटेबल लगता है, उस टेक्नोलॉजी को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। फिर अर्थव्यवस्था में केवल 2 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, ऐसा यह नियम बताता है। ये नियम क्या होता है, यहाँ पे 2 वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, ये बताता है उत्पादन संभावना वक्र। उपलब्ध संसाधनों की कुशलतम सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होती। ठीक। फिर आपका व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में पारस्परिक निर्भरता कीजिए, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र दोनों क्या है, पारस्परिक निर्भर। समष्टि अर्थशास्त्र अलग होते हुए भी एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर परस्पर पूरक तथा सहयोगी हैं।
जैसे कुल विक्रय का निर्धारण, कोई भी व्यक्तिगत फर्म या उद्योग बाजार कितना माल बेच सकेगा, यह फर्म की कीमतों पर नहीं अपितु समाज की कुल क्रय शक्ति पर क्या होता है, निर्भर होता है। फिर है आपका मजदूरी का निर्धारण, व्यक्तिगत जो फर्म या उद्योग होते हैं वो अपने उत्पादन साधनों का जो प्रतिफल प्रदान करते हैं उसका निर्धारण साधनों की अर्थव्यवस्था कुल मांग से क्या होता है, प्रभावित होता है। फिर है कुल उत्पादन का निर्धारण, एक व्यक्तिगत फर्म के द्वारा उत्पादन की मात्रा समाज की मांग, आय, रोजगार आदि पर निर्भर करती है। वस्तु के मूल्य का निर्धारण, किसी वस्तु के मूल्य की उस वस्तु के क्या होती है, मांग एवं पूर्ति और अन्य वस्तुओं की कीमतों अथवा मूल्य स्तर पर निर्भर करती है। जैसे कोई वस्तु है तो उसकी सब्स्टिट्यूट वस्तु है तो क्या होता है, उस पर भी आपका मांग कितना है, पूर्ति कितना है, ये क्या होता है, डिपेंड करता है। फिर है आपको वास्तविक अर्थशास्त्र एवं आदर्श अर्थशास्त्र में अंतर। वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होता है, वास्तविक आर्थिक समस्याएं वास्तव में कैसे हल होती हैं ये देखते हैं, और इसमें हम क्या देखते हैं, आदर्श अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याएं कैसे हल की जानी चाहिए। फिर है वास्तविक अर्थशास्त्र वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है, आदर्श अर्थशास्त्र व्यक्तिगत सुझावों से संबंधित होता है। वास्तविक अर्थशास्त्र में विभिन्न धारणाओं की जांच हो सकती है, आदर्श अर्थशास्त्र के विवरण आदर्श होते हैं तथा इनकी जांच नहीं हो सकती। उद्देश्य, वास्तविक अर्थशास्त्र में एक वास्तविक क्रिया का वास्तविक विश्लेषण किया जाता है, आदर्श अर्थशास्त्र में आदर्श मानदंड स्थापित करता है। फिर है वास्तविक अर्थशास्त्र में कोई मूल्य विश्लेषण नहीं करता, आदर्श अर्थशास्त्र में मूल्य विश्लेषण होता है। फिर व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र मैंने क्या बताया, यहाँ पे हम आर्थिक इकाई के एक भाग का अध्ययन करते हैं, जैसे एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, और समष्टि अर्थशास्त्र में हम समग्र इकाइयों का अध्ययन करते हैं, एक बृहत इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं। फिर है इसका उद्देश्य संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन होता है, और समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य पूर्ण रोजगार एवं विकास होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके मुख्य उपकरण मांग एवं पूर्ति हैं, और इसके मुख्य उपकरण मांग एवं समग्र पूर्ति होती है। फिर है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या कीमत निर्धारण होती है, और समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य व्यवस्था आय एवं रोजगार से होती है। उदाहरण, व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति, इसका अध्ययन करते हैं हम, और यहाँ पे राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, विकास, मौद्रिक आपूर्ति इसके उदाहरण हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ बताते हुए इसके विशेषताएं लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, यहाँ पर हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जैसे व्यक्ति, परिवारों, फर्मों, उद्योगों एवं अनेक वस्तुओं और सेवाओं और कीमतों का अध्ययन इत्यादि का अध्ययन और विश्लेषण हम करते हैं। जैसे कुल आय, राष्ट्रीय आय, कुल पूर्ति, मांग, कुल विनियोग आदि का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। छोटी छोटी इकाई अथवा छोटी छोटी इकाई से होता है ना। फिर है आपका व्यक्तित्व इकाइयों का अध्ययन। हम क्या करते हैं, यहाँ पर व्यक्तित्व इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पर प्रणाली अपना संबंध समूहों से न रखकर इकाइयों से होती है, जैसे एक उपभोक्ता, एक विनियोजक, जैसे एक व्यक्ति हो सकते हैं, परिवार हो सकते हैं, फर्म, उद्योग आदि का हम अध्ययन करते हैं। और इस श्रुति का प्रयोग हम क्या करते हैं, किसी विशिष्ट वस्तु के कीमत निर्धारण के लिए भी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं तथा उत्पादक के व्यवहार आदि के तथ्यों के अध्ययन हेतु हम करते हैं। फिर है सूक्ष्म चरों का अध्ययन, है ना। इसमें हम देखते सबसे पहले सूक्ष्म चरों का अध्ययन, तो यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे चरों का अध्ययन करते हैं, है ना। छोटे, तो इन चरों का प्रभाव क्या होता है, इतना कम होता है कि परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे एक उपभोक्ता अपने उपभोग, एक उत्पादक अपने उत्पादन से संबंधित मांग पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता है, कोई भी एक उपभोक्ता। फिर है व्यक्तिगत मूल्य का निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र को जैसे मैंने बताया आपको कीमत सिद्धांत तथा मूल्य सिद्धांत के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, वस्तु की मांग एवं पूर्ति की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, इसके साथ साथ वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी किए जाते हैं। फिर है पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होते हैं वह पूर्ण रोजगार की मान्यता लेकर चलते हैं। फिर है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के 5 महत्व बताइए। ठीक है, इसमें है आपका संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक
यदि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना, हमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन की जानकारी हासिल करना होता है, क्योंकि व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत उपयोग, सामूहिक मांग से पूर्ति, सामूहिक उत्पादन के संयोग से सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति संबंधी जानकारी हासिल की जाती है। आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक। सेकंड आपको क्या दिया है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, आर्थिक समस्याओं, है ना, आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक। आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक है, यहाँ पे है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक होता है। आर्थिक निर्णय में सहायक होता है। आर्थिक समस्याओं में मूल्य निर्धारण वितरण की प्रमुख समस्या होती है। इसमें क्या होता है, उत्पत्ति के साधन अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करना चाहते हैं। फिर आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, आर्थिक नीति निर्धारण के महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सरकार की आर्थिक नीतियों का अध्ययन इस आधार पर करते हैं कि उनका व्यक्तिगत इकाइयों पर प्रभाव कैसा पड़ता है, ये देखते हैं। फिर आर्थिक कल्याण की पूर्ति का निरीक्षण। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जहाँ व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत रहन सहन स्तर की जानकारी प्राप्त होती है हमको व्यष्टि अर्थशास्त्र में, फिर वहाँ पे क्या होता है, वहीं सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय के प्रभावों की जानकारी भी हमको प्राप्त हो जाती है। फिर है आपका व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों जैसे फर्म, परिवार, व्यक्तिगत आय आदि की निर्णय लेने में उचित निर्णय सहायता प्रदान करता है। फिर है व्यापक अर्थशास्त्र की क्या सीमाएँ हैं। व्यापक अर्थशास्त्र की समूह की संरचना को महत्व न देना, ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समूह के क्या है, आकार प्रकार का ही अध्ययन हम लोग करते हैं, न कि समूह की संरचना का। अतः समूह के आधार पर भविष्यवाणियाँ करना तथा अथवा सुझाव देना। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, व्यक्तित्व इकाई महत्वहीन। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, संपूर्ण तुलना किया जाता है कि ऐसा करने से दोष उत्पन्न हो जाता है जिनकी छोटी छोटी इकाइयों पर क्या होता है, ठीक। फिर है निष्कर्ष, है ना, निष्कर्ष। यहाँ पे क्या होता है, व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के आधार पर हम निर्णय लेते हैं, तो इसके लिए अनेक व्यक्तिगत निर्णयों के समष्टि क्षेत्र के लिए सही मान लेते हैं। फिर लेकिन इसमें कुछ धारणाएं ऐसी भी होती है जिसमें समूहों पर लागू करने से निष्कर्ष गलत निकलता है। फिर है समूह की इकाइयाँ व्यक्तित्व इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। फिर है आपका समष्टि अर्थशास्त्र के कोई 5 बिंदु लिखना है आपको, है ना। समष्टि अर्थशास्त्र के कोई 5 बिंदु। सबसे पहला है जटिल समस्याओं के समाधान में सहायक। क्या होता है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था में अत्यंत जटिल है, क्योंकि अनेक आर्थिक तत्व एक दूसरे पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि विश्लेषण की सहायता से पूर्ण रोजगार, व्यापार चक्र आदि का हमको अध्ययन हो जाए। फिर आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। सरकार का प्रमुख कार्य क्या होता है, कुल रोजगार, कुल आय, सामान्य कीमत स्तर आदि पर नियंत्रण करना। इस प्रकार सरकार को आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता पहुंचाते हैं। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत ही सहायक है। एक उत्पादक को अपने उत्पादन के संबंध में जो निर्णय लेने पड़ते हैं, कुल समय उत्पादन से प्रभावित होता है। फिर है आर्थिक विकास का अध्ययन। आर्थिक विकास के अंतर्गत हम देखते हैं कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण के आधार पर ही हम आर्थिक विकास संसाधनों क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार के स्तर में वृद्धि करने के लिए योजनाएं बनाई जाती है। फिर है साधनों के वितरण हेतु आवश्यक। समष्टि अर्थशास्त्र एक और उपभोक्ता एक और उपभोक्ता और दूसरी वस्तुओं और दूसरी और पूंजीगत वस्तुओं के बीच साधनों के संबंध अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 5 सीमाएं लिखना है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र की हमको क्या करना है, 5 सीमाएं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की 5 सीमाएं। केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। हम क्या करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन करते हैं। अवास्तविक मान्यताएं।
अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर, जैसे पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, ये सारी चीज़ें आपको काल्पनिक है ना। फिर है व्यष्टि निष्कर्ष एवं समग्र अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निर्णय लेता है, लेकिन व्यवहार में कुछ धारणाएं ऐसी होती हैं जिन्हें क्या करते हैं, समूहों पर लागू करने से गलत निष्कर्ष हैं। संकुचित अध्ययन, कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी भी होती हैं जिनका अध्ययन क्या करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं हो सकता, जैसे मौद्रिक नीति, राजकीय नीति। फिर है आपका अव्यवहारिक व्यष्टि अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम एवं सिद्धांत, ये रोजगार की मान्यता पर आधारित है, लेकिन जब पूर्ण रोजगार की मान्यता ही अव्यवहारिक है तो इस पर बनने वाले समस्त नियम के सिद्धांत भी क्या होते हैं, अव्यवहारिक है। अवसर लागत क्या होता है, अब देखिए अवसर लागत यहाँ पे जो भी लिखा है आप इसको कैसे भी पढ़ो, मैं आपको दूसरे ऑप्शन से ही बता सकती हूँ, ठीक है। आप जो लिखा है उसको पढ़ लेंगे, मैं अपने से बता रही हूँ। अब देखिए अवसर लागत, अवसर लागत क्या होता है, अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको दो ऑप्शन है, मान के चलिए दो जगह से दो चीज़ है, उसको एक कॉलेज में उसको पढ़ाने से 15,000 रुपये मिलेगा, और दूसरा अगर वो और दूसरे कॉलेज में पढ़ाता है तो उसको 20,000 रुपये मिलेगा। तो वो क्या कर रहा है, उन दोनों में से टाइम भी एक है, तो उन दोनों में से जो वो एक को सेलेक्ट करेगा, तो हम क्या करेंगे, जो पहले के लिए दूसरे का त्याग करेंगे वो दूसरे का पहला क्या होगा, आपका अवसर लागत होगा। तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। बाकी मैं बता दी हूँ आपको, आप ये जो भी लिखा है इसके लिए। अब मैं एक उदाहरण भी आपको समझा ही देती हूँ। जैसे एक उच्च शिक्षित व्यक्ति एमकॉम उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षक बनकर 50,000, पुस्तकों का लेखन कार्य करके 60,000, अर्थशास्त्री बनकर 80,000, यदि वह अर्थशास्त्री, ठीक है, तो क्योंकि दूसरा विकल्प सर्वश्रेष्ठ उसके पास उपलब्ध है, सीए की बीकॉम के लिए छोड़ना, ठीक, आप देख लेंगे इसमें से। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी हैं, बल्कि प्रतियोगी नहीं बल्कि पूरक हैं। जैसे समष्टि समष्टि आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता, यहाँ पे हम क्या करेंगे, संपूर्ण अर्थव्यवस्था अध्ययन करने के लिए उसके संबंध में हमको क्या करना पड़ता है, नीति निर्धारण करने के लिए हम पे सबसे पहले व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करना पड़ता है, विश्लेषण। उसके बाद हम व्यक्तिगत इकाइयों के बारे में सही सही जानकारी प्राप्त करके हम क्या करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का आर्थिक विश्लेषण सही हो जाता है। यदि समाज में रहने वाले लोगों के द्वारा अधिकाधिक वस्तुओं की मांग की जाएगी तो यह समझा जाएगा कि फर्म जो है मांग बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ाएगी, किंतु जिन फर्मों की उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है उन फर्मों के लिए अधिक कीमत स्तर पर भी उत्पादन में वृद्धि करना संभव नहीं होगा। फिर है संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सामान्य प्रवृत्ति की सही सही जानकारी तभी प्राप्त हो सकती है जब हम तथ्य एवं सिद्धांतों का ज्ञान होगा हमको। फिर है व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में समष्टि आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता, ठीक है। ये क्या होगा, किसी फर्म को अपने उत्पादन की मात्रा निश्चित करते समय समाज की संपूर्ण मांग एवं समाज की क्रय शक्ति को हम क्या करेंगे, रोजगार के स्तर को, आदि बातों को ध्यान में रखते हैं। जैसे कोई फर्म कितना माल विक्रय कर सकेगी, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि समाज के लोगों की क्रय शक्ति कितनी है। प्रायः एक व्यक्तिगत उत्पादन की उत्पत्ति के साधनों की मजदूरी का निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। इसके लिए अन्य संबंधित तथ्यों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। फिर है समष्टि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री, है ना। इसमें आय तथा रोजगार का निर्धारण, आय तथा रोजगार के निर्धारण हम समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य विशेष सामग्री है। आय एवं रोजगार का स्तर जो होता है प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, प्रभावपूर्ण मांग, कुल व्यय, उपभोक्ता, सरकारी व्यय। फिर है सामान्य कीमत स्तर एवं स्फीति का विश्लेषण, मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है, उत्पन्न स्फीति, कीमत वृद्धि वर्तमान विश्व की सबसे कष्टदायक एवं आर्थिक बीमारी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अर्ध विकसित एवं विकसित दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाएं इससे पीड़ित है। इसके विश्लेषण के बाद ही स्फीति तथा कीमत वृद्धि का अध्ययन करते हैं, अंग बन गया। फिर आर्थिक विकास के सिद्धांत, आर्थिक विकास का अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण क्या है, शाखा है। इसमें द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विश्व के अनेक देशों को क्या हुआ, गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी। इस नवोदित राष्ट्र में आर्थिक विकास की समस्या को आर्थिक नियोजन की सहायता से हल करने का क्या करते हैं, प्रयत्न किया जा रहा है। फिर है वितरण का समष्टि सिद्धांत, वितरण की अनेक समस्याएं हैं, जैसे कुल राष्ट्रीय आय में उत्पादन, विभिन्न साधनों का पारिश्रमिक कितना है, उनमें कुल आय का वितरण किस प्रकार किया जाता है। फिर है राजस्व का सिद्धांत, राजस्व के अनेक सिद्धांत जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत एवं आर्थिक सिद्धांत भी। फिर है, इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे,
ठीक है। उसके अंतर्गत है आपको बाजार अर्थव्यवस्था एवं केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था। ये तो डिफरेंस बिटवीन है। देखिए, सबसे पहला है, इस अर्थव्यवस्था में मांग पूर्ति की क्रिया शक्तियों अंतर क्रिया का पूर्व हमको क्या करता है, बाजार पे दिखाई देता है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में मांग पूर्ति की शक्तियों की स्वतंत्र अंतर क्रिया का अभाव दिखाई देता है। बाजार अर्थव्यवस्था विश्व के संयुक्त राष्ट्र, जापान, फ्रांस देशों में अपनाई गई है। यह अर्थव्यवस्था जो है केंद्रीकृत, ये चीन जैसे देशों में अपनाई गई है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है, लाभ करना। यहाँ पे अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, यहाँ पर समाज और सरकार का स्वामित्व होता है। फिर है, इस अर्थव्यवस्था में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती, इस निर्माण और सरकार। इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की पूर्ण संप्रभुता होती है। इसमें देखिए, जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आप कमेंट में कर दीजिएगा, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के उससे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, है ना। धन्यवाद।